अब देखो, रजिस्ट्रेशन के लिए हमें जाना है ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर, gst.gov.in। ठीक है। उसके बाद है हु शुड रजिस्टर, किसके लिए रजिस्ट्रेशन करवानी कंपलसरी है। ठीक है। वो वाले पर्सन्स जिनकी टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है गुड्स के केस में, एंड सर्विसेज के केस में 20 लाख या उससे ज्यादा है। ठीक है। ये है नॉर्मल स्टेट्स में। ठीक है। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो 10 लाख तक अगर क्रॉस कर जाती है लिमिट, ठीक है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। 10 लाख जो है वो सर्विसेज के केस में है, गुड्स के केस में 20 लाख है इन। ठीक है। ये 10 लाख सर्विसेज के केस में है। इसके अलावा पहले नंबर पे तो अगर ये कंडीशन आपके ऊपर अप्लाई होती है, आपके लिए रजिस्ट्रेशन है मैंडेटरी। इसके अलावा अगर आप इंटर स्टेट सप्लायर, मतलब आपने स्टेट के बाहर सेल करनी है, तो आपको वो रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी। अगर आप ई कॉमर्स सेलर हो तो भी आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए। मीन्स नीचे सारे के सारे टाइप्स ऑफ डीलर्स आ गए। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो तो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन को भी रजिस्ट्रेशन चाहिए होती है। सप्लायर के जो एजेंट्स होते हैं, ठीक है, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होता है, क्योंकि वो भी एक तरह का सप्लायर का बिजनेस करते हैं। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पेयर्स को भी रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये अलग कॉन्सेप्ट आएगा, ये हम तब डिस्कस करेंगे रिवर्स चार्ज होते हैं। ठीक है। अभी के लिए बेसिकली आप यही याद रखो, ये अगर टर्नओवर वाली लिमिट्स एक्सीड कर गई फिर रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी। ठीक है। और उसके बाद रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, विजिट द पोर्टल। हम इस पोर्टल के ऊपर जाएंगे, रजिस्टर नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर हम जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। ठीक है। फिर हम सिलेक्ट करेंगे, ये हमने चीजें सिलेक्ट करनी है। हम टैक्स पेयर है, हम टैक्स पेयर, कौन से टैक्स पेयर है, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे अपनी कैटेगरी कि हम रेगुलर डीलर है, ई कॉमर्स डीलर है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, या टीडीएस या टीसीएस डिडक्टर है, हम उनमें से सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। एक मिनट, हम ना साथ साथ ये पोर्टल ओपन कर भी लेते हैं। अब देखो, पहले नंबर पे हमें जाना है रजिस्टर पे ऊपर। ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हम सर्विसेज पे जाके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे जाके न्यू रजिस्ट्रेशन पे भी जा सकते थे, लेकिन ये लंबा रास्ता है। यहाँ पे रजिस्टर का ऑप्शन है, उसके ऊपर गए। अब यहाँ पे देखो, न्यू रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर टिक करना है। टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के ऊपर अभी हम टिक नहीं करेंगे। ये हमारे मोबाइल फोन के ऊपर आता है, जब हम ये वाली डिटेल्स सारी की सारी फिल कर देते हैं तब आएगा। ठीक है, अभी नहीं आएगा। अब दूसरी तरफ चलते हैं। एक मिनट। उसके बाद देखो क्या था, हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे चले गए। उसके बाद हमें, हम कौन से टैक्स पेयर है वो सिलेक्ट करना है, स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। याद रखना, टैक्स पेयर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट। अब ये यहाँ से स्टेट सेलेक्ट करनी है, हम कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। ऊपर था टैक्स पेयर। ये सारी की सारी टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन, टाइप्स ऑफ डीलर यहाँ पे आ रहे हैं। रेगुलर डीलर जो होता है ना, वो टैक्स पेयर के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाता है। टैक्स पेयर जो रेगुलर डीलर होता है, टीडीएस वाला पर्सन टैक्स डिडक्टर की करवाएगा। टीसीएस वाला पर्सन या ई कॉमर्स वाला वो ये वाली रजिस्ट्रेशन करवाएगा। ठीक है। जीएसटी प्रैक्टिशनर के बारे में आपको बताता हूँ। ठीक है। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है यूनाइटेड नेशनल बॉडी, जिसको यूआईएन नंबर मिलता है। ठीक है। एम्बेसी ऑफ अ फॉरेन कंट्री, अदर नोटिफाइड पर्सन, नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर, या नॉन रेजिडेंट वाला कोई भी पर्सन। ठीक है। जीएसटी प्रैक्टिशनर वो होते हैं जिन्हें जीएसटी की अच्छी खासी नॉलेज होती है। इनका प्रोफेशन होता है, ये अलग अलग बिजनेसमैन जो होते हैं उनके बिजनेसेस की जीएसटी रिटर्न्स फाइल करते हैं।
ठीक है। इनके लिए इन पर्सन के पास कम से कम ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीकॉम की, एंड एक एग्जाम देना पड़ता है जीएसटी प्रैक्टिशनर का। अगर वो एग्जाम क्लियर हो जाए तो जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए आप भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, जब आपकी बीकॉम हो जाएगी एंड जीएसटी प्रैक्टिशनर का एग्जाम देने के बाद, ठीक है, आप इसके लिए जीएसटी नंबर के लिए अप्लाई कर सकते हो। फिर आप एक ऑफिशियल प्रोफेशनल पर्सन बन जाते हो। आपको मींस अथॉरिटी दी जाएगी, आप अलग अलग कंपनीज की ना जीएसटी रिटर्न्स को हैंडल कर सकती हो, उन्हें बना सकती हो। जिस तरह एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट होता है, उसी तरह ये एक प्रोफेशनल जीएसटी क्वालिफाइड पर्सन होता है, ठीक है। इसका बिजनेस वगैरह कोई नहीं होता, इसने सिर्फ ना अलग अलग पर्सन का जीएसटी का अकाउंट्स ही देखना होता है। इसका खुद का बिजनेस कोई भी नहीं होता, ठीक है। हाँ, उसके बाद हमारे पास देखो क्या है, पहले इस तरफ देखते हैं। फिर ये हमसे पूछेगा लीगल नेम ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का लीगल नेम क्या है, जो कि पैन कार्ड के ऊपर मेंशन होता है। सारे बिजनेसेस का नाम होता है पैन कार्ड के ऊपर मेंशन होता है, ठीक है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल करी थी ना, एक गीक बीस नाम का फर्म का अगर पैन कार्ड होता है उसके ऊपर फर्म का नाम होता है। जी जी। जैसे जैसे पर्सन का नाम पैन कार्ड के ऊपर करेक्ट होता है, ठीक है, उसी तरह बिजनेस का जो नाम पैन कार्ड के ऊपर आपने डलवाया है वही नाम डालना पड़ेगा। उसके बाद पैन नंबर आपको डालना है, उसके बाद ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालना है ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। यही सारी चीजें देखो यहाँ पे। यहाँ पे नेम ऑफ द, अच्छा जीएसटी प्रैक्टिशनर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, मैं यहाँ पे टैक्स पेयर सिलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस पूछ रहा है एज मेंशनड इन पैन, यहाँ पे ये पैन नंबर पूछ रहा है। अगर आप यहाँ पे गलत पैन नंबर डालोगे, इसने आगे आपको स्टेप्स करने नहीं देते, ये डिटेक्ट कर लेता है कि आप गलत पैन नंबर डाल रहे हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस, उसके बाद यहाँ पे मोबाइल, ठीक है। ये आप अपने फोन के ऊपर अपनी डिटेल्स के साथ ट्राई करके देखना है, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे ट्राई नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने ना एक बार पहले अप्लाई किया था। एक बार ट्राई करते हैं इसे। मैं जैसे कि जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे अगर अप्लाई करके देखूँ, या टैक्स पेयर के तौर पे ही कर लेते हैं। यहाँ पे मैं अपना नाम ही डाल रहा हूँ क्योंकि पैन नंबर के ऊपर यही नाम है। तो यहाँ पे पैन नंबर, उसके बाद ईमेल एड्रेस, के बाद मोबाइल नंबर। सर आपको पैन नंबर याद था? हाँ, मेरे को पैन नंबर आधार कार्ड नंबर दोनों याद है वैसे। अभी उसके बाद 296 आई थिंक 491 है। प्रोसीड, यहाँ पे देखो एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस। हाँ, मैंने एक बार पहले अप्लाई किया था जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे। यहाँ पे देखो लिखा है एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशंस या पेंडिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। इस पैन कार्ड के ऊपर ना पहले से कोई रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, हम दोबारा से अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन प्रोसीड के ऊपर क्लिक करके एक बार देखते हैं क्या होता है। अभी मोबाइल ओटीपी एंड ईमेल ओटीपी चेक करते हैं। मोबाइल ओटीपी जी। है 413526, 413526। अब ईमेल में ओपन करता हूँ। 1 टाइम पासवर्ड फॉर 633136, 633136। Proceed. You have submitted part A of the registration process. Your temporary reference number, ये हमारा टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आ गया है, ठीक है। Using this TRN, you can access the application form by My Saved Application. You can submit it.
दो पार्ट्स होते हैं जीएसटी एप्लीकेशन फॉर्म की, ठीक है। पहले में जो मैंने डिटेल्स फिल कर दी उसके बेसिस पे ना मुझे टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो है वो आ जाता है। अब इसे मैं यूज करूंगा फर्दर जीएसटी के लिए अपना एप्लीकेशन देने के लिए, ठीक है। मेरे मोबाइल फोन के ऊपर भी ये वाला जो टेम्परेरी रेफरेंस नंबर है ना ये आ चुका है, ठीक है। मोबाइल फोन के ऊपर भी आ जाता है। अभी इसे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, कॉपी। प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ रहा है ना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। अब यहाँ पे मैं टेम्परेरी रेफरेंस नंबर पेस्ट करूंगा। अब 3 सर आपने 4। कैसे ओपन किया? हाँ। मैंने यहाँ पे नीचे प्रोसीड था ना, प्रोसीड प्रोसीड के ऊपर क्लिक किया। या आप जब रजिस्टर के ऊपर दोबारा जाओगे, ठीक है, मैं रजिस्टर के ऊपर दोबारा जाता हूँ, दोबारा जा सकता हूँ। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के आगे टिक होता है ना, आप वहां पे जाके टेम्परेरी रेफरेंस नंबर के आगे टिक कर देना, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर देना टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। अब इसके बाद यहाँ पे है 542151। अब मैं प्रोसीड करूंगा, ये बाकी डिटेल्स एक मिनट। अब तो मोबाइल या ईमेल ओटीपी दोबारा से आएगा एक 6 प्रोसीड। यहाँ पे देखो, एक तो क्रिएशन डेट, हाँ ये देखो, आज की क्रिएशन डेट है, एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। यहाँ से जाके मैं इसे एडिट कर सकता हूँ, ठीक है। इसे फाइनली मैं सबमिट नहीं करवा सकता, मेरे पास कोई बिजनेस नहीं है, ठीक है। अब एक बार ना हम जो रिटर्न में थ्योरी कर रहे थे, एक बार उसे कंप्लीट कर लो, वहां से आपको ज्यादा इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, जब टेम्परेरी रेफरेंस नंबर मेरे पास आ गया, ठीक है, फिर मैंने लॉग इन करना है टीआरएन नंबर को यूज करके। फिर ये ना मुझसे ये डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से होंगे? बिजनेस डिटेल्स के, पार्टनर डिटेल की, ऑथराइज सिग्नेटरी के, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, ठीक है, जीएसटी एचएसएन कोड, बैंक अकाउंट डिटेल, ठीक है, यहाँ स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ये मांगेगा। पैन कार्ड, आधार कार्ड नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, एड्रेस प्रूफ, ये सारी भी ये मांगेगा। बिजनेस ओनर, प्रोपराइटर का आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो जो मांगी, ठीक है, ये सारी डिटेल्स भी मुझसे मांगी, ठीक है। फिर ये सब कुछ ना वेरीफाई ही किया जाएगा जीएसटी की तरफ से, ठीक है, ई साइन वगैरह में करूंगा। जब मैंने ये सारा कुछ सबमिट कर दिया, ठीक है, उसके बाद ना जीएसटी ऑफिसर मेरे पास आएगा, ठीक है। जो मैंने एड्रेस वगैरह वहां पे फिल किया था उस एड्रेस के ऊपर विजिट करेगा जीएसटी ऑफिसर, 3 या 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर। वो देखेगा जो एड्रेस फिल किया था क्या वो बिल्कुल सही है, जो डॉक्यूमेंट्स इसने ऑनलाइन ऑनलाइन सबमिट करवाए हैं उनकी हार्ड कॉपी चेक करेगा कि वो डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनली मैंने सबमिट करवाए हैं या कोई डॉक्यूमेंट एडिट करके तो नहीं सबमिट करवाया, ठीक है। एंड अगर सब कुछ उसे ओके लगता है, ठीक है, फिर तो वो मतलब वापस चला जाएगा। एंड थोड़े दिन बाद हमें हमारा जीएसटी नंबर मिल जाएगा, हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, ठीक है। एंड जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए कोई भी फीस नहीं होती, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यही प्रोसेस था इसका, ठीक है। जी। अब दूसरी तरफ ताकि प्रैक्टिकल देखते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ये मांग रहा था, ये देखो ऊपर है, बिजनेस डिटेल्स है, फिर प्रोमोटर या पार्टनर की डिटेल्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव कौन है बिजनेस का, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, एडिशनल प्लेस अगर है बिजनेस की, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा स्टेट स्पेसिफिक आधार आइडेंटिफिकेशन या वेरिफिकेशन, ठीक है। अब इनमें से मैं और कोई भी डिटेल सबमिट नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने सबमिट कर दी, एक्चुअल में जो मेरा एड्रेस है यहाँ पे जीएसटी ऑफिसर आ सकते हैं, ठीक है। फाइनल में सबमिट करने से पहले मैं एप्लीकेशन को बंद करूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ट्रेड नेम पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कंपनी की टाइप क्या है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, या क्या है, ये मुझसे पूछ रहा है। अनलिमिटेड कंपनी है, डिटेल पूछ रहा है कौन सी कंपनी है, ठीक है। अगर मेरा कोई एडिशनल ट्रेड नेम है तो मुझसे वो भी पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए, आर यू अप्लाइंग फॉर अ रजिस्ट्रेशन एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन,
कि आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो, मतलब ये फिर टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना। कलवर में ऑडिबल। जी सर। ठीक है। अब ये ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन भी पूछ रहा है हमसे, क्या आप कॉम्पोजिशन स्कीम अप्लाई करना चाहते हैं? इसे टिक कर दूंगा, मेरे पास कॉम्पोजिशन के ऑप्शंस आ जाएंगे। पहले नंबर पे पूछ रहा है कि आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, या आप सप्लायर हो। ठीक है, ये मुझसे सारी डिटेल पूछ रहा है उसकी कॉम्पोजिशन की। फिलहाल के लिए इसे अभी मैं ऑफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये रीजन टू obtain रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है। रीजन मैंने आपको बताए थे ना यहाँ पे, स्टार्टिंग में जब हम यहाँ पे थे, रीजन क्या क्या है। क्या अगर आपकी लिमिट्स क्रॉस हो गई, आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, ई कॉमर्स सेलर बनना चाहते हो, ये सारी रीजंस। रीजन क्या है? क्रॉसिंग द जी। थ्रेशोल्ड, इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, या इसके अलावा डीमर्जर कर रहे हो, या प्रोपराइटर की डेथ हो गई, आप उसकी जगह पे दोबारा रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा रीजंस भी है। ठीक है, ई कॉमर्स ऑपरेटर हुआ, वॉलंटरी बेसिस, मतलब आप अपनी मर्जी से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। ठीक है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का रजिस्ट्रेशन चाहिए, मेन रीजन भी हमें स्पेसिफाई करेंगे हम। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड फिलहाल सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये हमें डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस पूछ रहा है। ठीक है, सारी डिटेल्स हम फिल कर देंगे। टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है, जीएसटी आई एन नंबर चाहिए। ये देखो टेम्परेरी आईडी, अगर मैं कौन सा था यहाँ पे, हाँ, अगर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के तौर पे रजिस्टर करवाना चाहूँ तो मुझे यहाँ से ना टेम्परेरी आईडी जो है सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल सेल टैक्स या एक्साइज की रजिस्ट्रेशन चाहिए, सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए। ठीक है, अगर मैं सिर्फ सर्विसेज में डील करता हूँ, ये हर तरह के मेरे पास जीएसटी नंबर के लिए मैं अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, ये बाकी ऑप्शन जो है कुछ स्पेसिफिक बिजनेसेस के लिए होते हैं, रेगुलर डीलर के लिए हमेशा हम जीएसटी आई नंबर ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये यहाँ पे पूछ रहा है, अब जैसे मैं यहाँ पे ना सेंट्रल सेल टैक्स अप्लाई कर दिया मैंने। ठीक है, अच्छा, ये ना मुझसे पूछ रहा है इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन पूछ रहा है, ये हाँ, ये ऑप्शन देखना भूल गया। ये हमसे पूछ रहा है कि आप पहले से आपके पास कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, इसीलिए यहाँ पे ना सारे पुराने इंडायरेक्ट टैक्सेस भी आ रहे हैं। अब सपोज मेरे पास सेंट्रल सेल टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर है, तो यहाँ पे मैं अपना पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर डाल। इससे क्या होता है, जो पुराने पोर्टल के ऊपर मेरी सारी डिटेल्स होती है, ये वहां से डिटेल्स वेरीफाई करते हैं। ठीक है, अब जो पर्सन्स पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में रजिस्टर थे एंड उन्होंने जीएसटी में जब चेंज करवाया, उन्हें ये चीज फिल करनी पड़ी थी। ठीक है, जो तो नए बिजनेसमैन है वो तो ये वाला सारा कॉलम ही ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई भी पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर होता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट छोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ तक क्लियर हुआ। जी सर। मतलब जिस तरह से हम किसी भी कॉलेज सर का, क्या दोबारा दोबारा बोलना। क्रॉसिंग द थ्रेशोल्ड का मतलब क्या था? आपने वहां पर भरा था रीजन टू obtain जीएसटी। क्रॉसिंग थ्रेशोल्ड का मतलब होता है लिमिट, थ्रेशोल्ड का मतलब लिमिट होता है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट है, 40 लाख तक अगर आपकी टर्नओवर है, आपको रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है, इससे क्रॉस हो गई तो चाहिए। ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स होती है, अपर लिमिट्स जिन्हें कहते हैं। ठीक है, जिस तरह से हम ना मतलब ऑनलाइन स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं या किसी भी कॉलेज में अप्लाई करने का फॉर्म भरते हैं, जैसे आपने पिछले साल भरा होगा बीकॉम का, सेम उसी तरह से यहाँ पे ऑप्शंस आ रहे हैं। आपको थोड़ी सी डिटेल्स फिल करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या पूछ रहा है, प्रूफ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस या बिजनेस सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मुझे यहाँ पे चूज करनी होगी फाइल। ठीक है,
फिलहाल के लिए मैंने यहाँ पे कोई भी पिक है, ये मेरे फ्रेंड की पिक है, लेकिन कोई और पिक देखते हैं चूज करके। सपोज मैंने यही पिक ओपन कर ली इसमें, ठीक है। एक मिनट, मैक्सिमम फाइल 1 MB पूछ रहा है, और कोई पिक और ये देखते हैं। मैंने ऐसे ही पिक को चूज कर लिया। एक मिनट, इनवैलिड इसका फाइल नेम इनवैलिड है। एक, अगर मैं ये सही नहीं करूंगा आगे सेव एंड कंटिन्यू नहीं होगा। अच्छा, सारी डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे मैं ये डेट सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं सारे ऑप्शंस को भी तभी देख पाऊंगा अगर मैं सारी चीजें सही सेलेक्ट कर पाऊँ। कोई और, ये मैंने ट्राई कर लेते हैं। ये सिलेक्ट करना टाइप ऑफ, एक पिक्चर्स में जाके इसका वॉल पिक कर, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ से नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके देख लेते हैं कि हम जा सकते हैं या नहीं। नहीं, यहाँ पे पहले सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन सेलेक्ट किया, अब चूज फाइल पे चलते हैं। एक वो दोबारा सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब सेव एंड कंटिन्यू। तो अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम आ गए। अब ये उसे बिजनेस का डिटेल, एक मिनट, सेव एंड कंटिन्यू। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलें। ठीक है, कोई चीज मिस हो जाए, हेडिंग कॉर्पोरेट वार्निंग, PAN provided in party is not matching the constitution of the business। ठीक है, हम इसके आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे देखो, PAN provided in party is not matching the constitution of the business। मैंने पैन कार्ड अपना दिया है पर्सनल। वो किसका पैन कार्ड है? एक पर्सन का। यहाँ पे मैं अप्लाई कर रहा हूँ कंपनी के लिए। कंपनी के पैन कार्ड के अंदर क्या होता है? सी वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, इसलिए यहाँ से अप्लाई नहीं होगा। यहाँ पे कोई और टाइप देखते मेरे पास है, फॉरेन कंपनी है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, लोकल अथॉरिटी, अदर्स के ऊपर अगर क्लिक करके देखें, इसके आगे मैं अपने पर्सनल पैन कार्ड को यूज करके मैं नहीं जा सकता। ठीक है, मुझे अपनी बिजनेस का पैन कार्ड चाहिए। और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली देखें, नहीं। अब इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे क्योंकि मेरे पास कंपनी का कोई पैन कार्ड नहीं है। ठीक है। हाँ, अगर स्टार्टिंग से मैं दोबारा अप्लाई करता जीएसटी प्रैक्टिशनर के तौर पे, ठीक है, फिर मैं अप्लाई कर सकता था। लेकिन फिर ना यहाँ पे ये वाले सारे ऑप्शन आप नहीं देख सकते थे क्योंकि उसके अंदर अलग ऑप्शन आते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ आते हैं जब आप एक बिजनेस की रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ठीक है। अब हर ऑप्शन के अंदर जब हम जाएंगे ना, इसमें डिटेल सेम ही होगी। यहाँ पे प्रमोटर एंड पार्टनर में ये कंपनी के प्रमोटर्स का जो बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, उनके नाम, डिटेल्स, एड्रेसेस वगैरह पूछेगा। ठीक है। उसके बाद ऑथराइज्ड सिग्नेटरी जो होता है, मतलब कौन सा पर्सन है जो कंपनी के बिहाफ पे साइन कर सकता है। ठीक है, उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए कहेगा। ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव भी ऑथराइज सिग्नेटरी ही होता है। ठीक है, बिजनेसेस के एड्रेसेस वगैरह पूछेगा। प्रॉपरली ये मैप के ऊपर गएगा, अपना एड्रेस लोकेट करके सेव करोगे आप। ठीक है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज, आप कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज में डीलिंग कर रहे हो, उनका HSN कोड वगैरह जी आपसे पूछेगा। स्टेट के साथ रिलेटेड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, आप कौन सी स्टेट, कौन सी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हो। ठीक है, जो ऑथराइज सिग्नेटरी है या कंपनी का ओनर है, उसकी आधार ऑथेंटिफिकेशन ऑथेंटिफिकेशन करी जाएगी। उसके बाद ये फाइनली वेरीफाई होगा। उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आएगा यहाँ पे सबमिट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस फॉलो किया जाएगा। मतलब आपको जीएसटी ऑफिसर विजिट करेगा, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन वेरीफाई करेगा। उसके बाद आपको थोड़े दिन के अंदर अंदर आपको जीएसटी नंबर मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, मेरे पास TRN नंबर आ गया है। ठीक है, उस TRN नंबर को यूज करके ना, मेरे पास 15 दिन होते हैं
मैं अपना ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट कर सकता हूँ 15 दिन में। यहाँ पे देखो, लास्ट मॉडिफाइड यहाँ पे आज की डेट है, ड्यू डेट टू कंप्लीट 25 जुलाई 2025। मतलब वो वाला जो टीआरएन नंबर है ना, 15 दिन के लिए वैलिड होता है। अगर उसके बाद मैं अप्लाई करूंगा, फिर मुझे दोबारा से न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाके दोबारा नया टीआरएन नंबर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जी। आप समझ आ गया अच्छे से। जी सर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हाँ, यहाँ से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि थ्योरेटिकल में सिर्फ थ्योरी होती है, वहाँ पे आपने सारे ऑप्शन देख लिए। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसे क्लोज करते हैं। हाँ, अब हम नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, आपको पहले एक चीज़ बतानी थी, अब हम टैली में जाके एक नई कंपनी बनाएंगे। टैली में ना हमें जीएसटी का रेट सेट करना होता है। अब देखो, हम जीएसटी का रेट जो है, हम टैली के अंदर जो ग्रुप्स होते हैं उनमें भी हम जीएसटी का रेट सेट कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास परचेज का ग्रुप होता है ना, परचेज का जो जी। ग्रुप है मैं उसके अंदर जीएसटी रेट सेट कर सकता हूँ। मैं परचेज की लेजर के अंदर भी जीएसटी रेट सेट कर सकता हूँ। मैं स्टॉक ग्रुप के अंदर भी मैं सेट कर सकता हूँ जीएसटी रेट। मैं स्टॉक आइटम के ऊपर भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, अब सपोज देखो, मेरे पास ना स्टॉक ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक्स। मेरे पास स्टॉक ग्रुप है इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उसके अंदर मेरे पास ना दो स्टॉक आइटम्स हैं। एक तो है लैपटॉप, दूसरा है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, लैपटॉप के ऊपर सपोज 12% नहीं, इसके ऊपर 18% है जीएसटी। रेफ्रिजरेटर के ऊपर सपोज 12% है। ठीक है, एक्चुअल रेट्स डिफर कर सकते हैं, ये मैं एग्जांपल के तौर पे सपोज कर रहा हूँ। ठीक है, अब सपोज मैंने ना जीएसटी रेट सेट कर दिया था स्टॉक ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर। ठीक है, मतलब मैंने स्टॉक ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉनिक्स था, उसके ऊपर ना मैंने 18% जीएसटी रेट सेट किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप के अंदर। अब अगर मैं सिर्फ इस ग्रुप के अंदर रेट सेट करूं, मैं स्टॉक आइटम्स के ऊपर सेट रेट ना करूं, फिर क्या होगा? जब मैं लैपटॉप बाय करूंगा उसके ऊपर भी 18% लगेगा, जब मैं फ्रिज बाय करूंगा उसके ऊपर भी 18% रेट अप्लाई करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के ग्रुप के अंदर मैंने फ्रिज को रखा है ना। जी। मतलब अगर मैं लेकिन ना स्टॉक आइटम के ऊपर मैंने 12% रखा है, इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप के अंदर चाहे 18% रह भी जाए, ये ना रेफ्रिजरेटर को मैंने जो रेट दिया है वो वाला रेट ये उठाएगा एंट्री करते टाइम। ठीक है, फॉर एग्जांपल, जैसे एक एम्प्लॉई है, उसने कोई काम दे दिया दूसरे पर्सन को। ठीक है, अब दूसरे उस पर्सन जिस पर्सन ने काम दिया है उसका कोई सीनियर बॉस आ गया, उसने उसी पर्सन को काम दे दिया जिस एम्प्लॉय ने काम दिया था। अब जिस पर्सन को काम मिला है वो सीनियर पर्सन की बात मानेगा ना, क्योंकि वो उसके पास ज्यादा अथॉरिटी है। ठीक है, उसी तरह पे ना, उसी तरह जी। यहाँ पे ना स्टॉक जो आइटम होता है उसे सीनियर आइटम माना जाता है, सबसे जूनियर। ये मैं बात तब की कर रहा हूँ जब आप जीएसटी रेट सेटिंग करते हो। ठीक है, आप ना जीएसटी का रेट कंपनी जब क्रिएट करती हो तब भी सेट कर सकते हो, पूरी कंपनी का जीएसटी रेट। फिर सारी कंपनी में जी। यही सेम रेट अप्लाई होगा। ठीक है, ग्रुप को आपने रेट दे दिया। ठीक है,
ग्रुप को आपने जो रेट दिया है उसके इफेक्ट को खत्म अगर करना है तो वो आप लेजर को दे दो, तो आप लेजर को जीएसटी का रेट दे दो, ठीक है। अगर लेजर के जीएसटी रेट को इफेक्ट को आपने खत्म करना है तो आप स्टॉक ग्रुप को जीएसटी दे दो, ठीक है। मतलब अगर आपने लेजर को 5% जीएसटी दिया है, ठीक है, परचेज की लेजर आप बनाते हो, अगर आपने उसमें 5% जीएसटी सेट किया है, लेकिन ये ना स्टॉक ग्रुप का रेट उठाएगा, क्योंकि टैली स्टॉक ग्रुप को प्रेफर देता है। क्योंकि देखो, जब हमने जीएसटी की वेबसाइट्स देखी थी, उसके अंदर स्टॉक आइटम्स के ऊपर ही रेट दिए गए हैं ना, उसके अंदर लेजर्स के रेट तो बताए नहीं गए, ठीक है। इसलिए स्टॉक ग्रुप को प्रेफरेंस मिलती है हर बार, ठीक है। अच्छा, अगर स्टॉक ग्रुप वाला रेट आप नहीं अप्लाई करना, फिर आप स्टॉक आइटम को रेट दे दो, ठीक है। मींस कंपनी का जीएसटी रेट है, उसके इफेक्ट को ओवरराइड करेगा ग्रुप का जीएसटी रेट, ग्रुप का जो जीएसटी रेट है उसे ओवरराइड करेगा लेजर का जीएसटी रेट, ठीक है। इसके इफेक्ट को ओवरराइड करेगा स्टॉक ग्रुप का जीएसटी रेट, ठीक है। एंड लास्ट, स्टॉक ग्रुप के अंदर जो जीएसटी रेट दिया है उसके इफेक्ट को ओवरराइड करेगा स्टॉक आइटम का जीएसटी रेट, ठीक है। यहां तक कोई डाउट है? जी सर, एक बार ओवरराइड वाला बता दो आपने। ओ, पहले स्टॉक हाँ, आइटम सबसे सीनियर है, मैं बताता हूँ, फिर ठीक है। ग्रुप। हाँ, ठीक है। ओवरराइड का मतलब होता है पिछली चीज का इफेक्ट खत्म करना, ओवरराइड का मतलब, ठीक है, पिछली चीज का इफेक्ट खत्म करना। जो जी कंपनी में आपने सपोज दिया है 28% जीएसटी रेट, ठीक है, इस 28% जीएसटी रेट के इफेक्ट को अगर आपने खत्म करना है ना, तो आप किसी भी ग्रुप को जीएसटी रेट दे दो, परचेज के ग्रुप को आप जीएसटी रेट दे दो। सपोज आपने उसको दे दिया 12%, ठीक है, तो ये वाला रेट कहीं भी अप्लाई नहीं होगा। अगर आप परचेज वाली लेजर, परचेज वाला ग्रुप यूज कर रहे हो ना परचेज की एंट्री टाइम, ये वाला उठाएगा, ये वाला नहीं उठाएगा, इसका इफेक्ट खत्म हो गया। अगर मैं ये वाला रेट ग्रुप को ना देता तो टैली ने 28% रेट ही उतारना था। अगर ग्रुप का इफेक्ट, जीएसटी रेट का इफेक्ट मुझे ओवरराइड करवाना है, फिर मैं लेजर जो है ना उसको जीएसटी रेट दे दूंगा परचेज की लेजर, ठीक है। अगर मैंने लेजर का जीएसटी रेट, अच्छा, मैं ना लेजर को भी जीएसटी रेट नहीं देता, क्योंकि कई बार मैंने अलग अलग चीजें परचेज करनी होती हैं, किसी के ऊपर अलग रेट होता है, किसी के ऊपर अलग रेट होता है परचेज का, ठीक है। एंड परचेज की लेजर तो एक है ना, उसको मैं एक टाइम पे एक ही रेट दे सकता हूँ। इसीलिए मैं ना स्टॉक आइटम्स को या स्टॉक ग्रुप्स को ही जीएसटी रेट देना प्रेफर करता हूँ। अब सपोज मैंने कोई चीज बाय करनी है, उसके ऊपर 18% जी जीएसटी है, लेकिन जो मैंने परचेज की लेजर बनाई है उसके अंदर मैंने 5% जीएसटी रेट सेट किया है, ठीक है, तो वो एंट्री तो गलत डाल देगा टैली। अगर मैंने स्टॉक आइटम को जीएसटी रेट नहीं बताया, उसने तो परचेज की लेजर वाला उठा लेना है 5%, ठीक है। या फिर मुझे परचेज की लेजर 5 बनानी पड़ेगी, जी एक परचेज की लेजर 0% रेट आनी, एक 5% आनी, एक 12% आनी, 18 वाली, 28 वाली। अब 5 जीएसटी की लेजर्स बनाने की जगह मैं क्या करूंगा, मैं जितनी भी स्टॉक आइटम्स बनाऊंगा ना उनको जीएसटी रेट दे दूंगा, मैं स्टॉक ग्रुप को भी नहीं इन्वॉल्व कर रहा, क्योंकि ग्रुप के अंदर भी काफी सारी आइटम्स आ जाती है जिन ग्रुप को अलग रेट जीएसटी का अप्लाई होता है, ठीक है। मतलब ना स्टॉक आइटम जो है वो सबसे छोटा यूनिट है जिसको हम जीएसटी रेट दे सकते हैं। इससे नीचे कोई भी और जीएसटी जीएसटी रेट सेट करने के लिए ना जो स्टॉक आइटम होती है वो सबसे लोएस्ट लेवल है, इससे नीचे वाला कोई भी लेवल नहीं है, ठीक है। एंड स्टॉक आइटम को मैंने जो जीएसटी रेट दे दिया एंट्री में वही उठाएगा, ग्रुप वाला लेजर वाला कोई भी रेट नहीं उठाया जाए, ठीक है। जी। अब यहां तक कोई डाउट है आपको? नो सर। ठीक है, तो कल से हम स्टार्ट करेंगे टैली के अंदर जीएसटी की ट्रांजेक्शन्स करना। पहले तो उसके अंदर जीएसटी रेट कैसे सेट करते हैं, ठीक है, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अभी एक बार एक नई कंपनी क्रिएट कर लेते हैं।
उसका हम नाम रखेंगे टेली कोर्स विद, नहीं टेली कोर्स की एक और भी है ना, इसका नाम कोई और रख लेते हैं, द स्किल स्टूडियो रख लेते हैं। अब स्टेट यहाँ पे सिलेक्ट करनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब मैं यहाँ पे जीएसटी नंबर डालूंगा पंजाब का, वो यहाँ से अप्लाई होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो ज्यादा ऑप्शंस आ रही हैं, ठीक है, क्योंकि गोल्ड है। बाकी और कोई भी चीज मैं नहीं यूज कर रहा, ठीक है, इसे मैंने सेव कर दिया। अब जैसे मैं कंपनी क्रिएट करता हूँ फीचर्स ओपन हो जाते हैं, ठीक है। अब मुझे ना यहाँ पे जाके, ये यहाँ पे जो जीएसटी यस है ना, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा। यहाँ पे देखो, मुझे अपनी जीएसटी की रजिस्ट्रेशन डिटेल यहाँ पे डालनी होगी। पंजाब है, अपनी रजिस्ट्रेशन टाइप रेगुलर है, मैं यहाँ पे देखो रेगुलर कॉम्पोज एसईजेड भी कर सकता हूँ, ये भी हम करेंगे। कॉम्पोजिशन डीलर अगर मैं करूंगा, एंटर किया, यहाँ पे देखो अपने आप आ गया ना 1% रेट, दिख रहा है आपको? जी हाँ। जी जी। लेकिन अभी फिलहाल हम रेगुलर की पहले करेंगे, यहाँ पे मैं रेगुलर रखूंगा, ठीक है। एसएससी ऑफ अनदर टेरिटरी नहीं, नो, ठीक है। यहाँ पे मुझे जीएसटी नंबर चाहिए होगा, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिनल जीएसटी नंबर जो किसी कंपनी का होगा मैं वही डाल सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे गलत जीएसटी नंबर अगर मैं करूंगा, एरर शो करवाएगा, ठीक है। मैं कुछ कंपनीज के जीएसटी नंबर भी नोट डाउन करके रखे हैं मैंने। जब हम परचेज सेल की एंट्रीज भी करेंगे ना, वहां पे भी ओरिजिनल नंबर से यूज करने पड़ेंगे। नहीं तो ये एरर दिखा देता है जीएसटी रिटर्न में कि आपने गलत जीएसटी नंबर डाला, ठीक है। अब पीरियोडिसिटी आप मंथली फाइल करते हैं जीएसटी वन या क्वार्टरली करते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा जीएसटी का यूजर नेम आपका क्या है, आप किस तरह रिटर्न फाइल करते हो, डीएससी मेथड, ईबीसी मेथड, ठीक है। ये मेथड भी हम करेंगे। ई इनवॉइसिंग एप्लीकेबल आप करते हो या नहीं करते, ये आप यस नो कर सकते हो, या आप कब से अप्लाई। इसे फिलहाल हम नो करेंगे, क्योंकि हम टैली के अंदर ही इनवॉइसिंग करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद ई वे बिल वाले सारे ऑप्शन है, ठीक है। ये ऑप्शंस कल हम जाके अभी चेंज करेंगे, वहां पे जाके ना ओरिजिनल एक जीएसटी नंबर फिल करेंगे, फिर हम जीएसटी की ट्रांजेक्शन स्टार्ट करेंगे, जीएसटी की लेक्चर्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। फिर परचेज सेल की एंट्रीज हम करेंगे विद जीएसटी। जी सर। ठीक है। तो आज का सेशन हम यही खत्म करते हैं, ठीक है। आपका कोई डाउट वगैरह है तो आप पूछ सकते हो। नो सर, डाउट तो नहीं है। आउट ऑफ द बॉक्स सर, कल को एडमिशन है, मुझे आप बता सकते हो डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए? ठीक है, वो मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर देता हूँ, मेरे पास डॉक्यूमेंट्स मैसेज टाइप किए हुए हैं, मैं आपको भेज देता हूँ, ठीक है। जी सर, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ओके। ओके सर, थैंक यू ओके, सर, हाँ। धन्यवाद। ओके, गुड बाय, ठीक है।